आज यूजीसी एनटीए नेट साइकोलॉजी यूनिट 10 इमर्जिंग एरियाज के पैरा 2 के ऊपर डिस्कस करेंगे। जो है पीस साइकोलॉजी यानी कि शांति मनोविज्ञान के ऊपर। इसमें जो टॉपिक्स हैं वायलेंस है, नॉन वायलेंस है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एट मैक्रो लेवल, रोल ऑफ मीडिया इन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, क्या उसके ऊपर बात करेंगे। तो जो पीस साइकोलॉजी है उसकी मीनिंग की अगर बात करें तो पीस साइकोलॉजी जो है वो साइकोलॉजी के ऐसा एरिया है या कहें कि पीस रिसर्च का ऐसा एरिया है जो पीस, कॉन्फ्लिक्ट, वायलेंस एंड वॉर में निहित साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स की बात करता है। ठीक, पीस साइकोलॉजी जो पीस है, शांति को स्थापित करने में, संघर्षों में और हिंसा और युद्धों में जो मनोवैज्ञानिक पहलू हैं उनको स्टडी करता है, उनको रिसर्च करता है। दैट इज पीस साइकोलॉजी एंड दैट आर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ पीस साइकोलॉजी। ठीक, तो पीस साइकोलॉजी is the area of specialization in the study of psychology that seeks to develop theory and practices that prevent violence and conflict and mitigate the effects they have on society। तो इसका अध्ययन करता है, उन थ्योरीज के डेवलपमेंट की बात करता है, उन एरियाज के ऊपर रिसर्च करता है जो कि वायलेंस को प्रिवेंट कर सकें और कॉन्फ्लिक्ट को समाधान कर सकें, कॉन्फ्लिक्ट का रेजोल्यूशन कर सकें जो कि सोसाइटी के ऊपर एक निगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं, या उन कारकों का अध्ययन करते हैं जो कि सोसाइटी के ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं एज ए रिजल्ट ऑफ वायलेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट। ठीक, तो पीस साइकोलॉजी क्या है ये हम एक डेफिनेशन के तौर पर हम समझ रहे हैं। और पीस साइकोलॉजी जो है इसका जो रूट है, कहते हैं विलियम जेम्स ने एक स्पीच दिया था, ठीक, 1906 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। तो वहाँ इस पीस साइकोलॉजी का रूट हमें देखने को मिलता है। कहाँ शुरू हुआ, और वर्ल्ड वॉर जब हुआ उसके बाद से साइंटिस्ट के, सोशल बिहेवियरल साइंटिस्ट के दिमाग में ये बात आई, ये मन में उनके विचार आया कि क्यों ना इस पहलू के ऊपर बात की जाए, भाई शांति के ऊपर बात की जाए। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स तो ठीक है, बिहेवियर हम स्टडी कर रहे हैं, कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स हम स्टडी कर रहे हैं, तो उन साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स की बात हुई जो युद्ध से, शांति से, कॉन्फ्लिक्ट से जुड़ी हुई बातें हैं। ठीक, तो विद वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ऑन द होराइजन, जेम्स टॉक्ड अबाउट हिज बिलीव दैट war satisfied a deeply felt human need for virtues such as loyalty, discipline, conformity, group cohesiveness, and duty. He also observed that individuals who belong to a group, whether military or otherwise, experience a boost in self-pride when they are proud of their group. Most important, he argued that war is not likely to be eliminated until humans have created a moral equivalent of war, such as public service that allows people to experience the virtues that were associated with war making। ये जो बात हो रही है, ठीक, एक पब्लिक माइंड सेटअप की बात है जो वॉर से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो पीस साइकोलॉजी का रूट जो है वहाँ विलियम जेम्स के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी 1906 में दिए हुए भाषण से इसके रूट मिलते हैं। और जो पीस साइकोलॉजी है इसकी बात वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद से दिमाग में आया, साइंटिस्ट के मन में बात आई कि शांति स्थापित हो या शांति हो तो उसमें कौन से ऐसे मनोवैज्ञानिक तथ्य हैं, पहलू हैं, इसकी बात सोशल बिहेवियरल साइंटिस्ट के बीच में उठी। तो वहाँ से पीस साइकोलॉजी का इमरजेंस हुआ। तो पीस साइकोलॉजी जो है एज ए डेफिनेशन हम उसको समझें तो साइकोलॉजी का ही एक फील्ड है, सब फील्ड है, और पीस रिसर्च का एक फील्ड है उसको कहें, जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स की बात करता है जो कि पीस में, कॉन्फ्लिक्ट में, वॉर में और वायलेंस में निहित होते हैं। ठीक है, तो पीस साइकोलॉजी के जो मुख्य जो उसके
जो उसका सब्जेक्ट मैटर है, जो मूल उसके इम्पोर्टेंट बिंदु हैं जो उसको अध्ययन करते हैं। सो पीस की बात हम करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं, वॉर की बात करते हैं और वायलेंस की बात करते हैं। तो पीस साइकोलॉजी कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय 4 इंटरकनेक्टेड पिलर्स। क्या क्या उसमें हो सकता है, ऐसा कह रहे हैं। रिसर्च है, एजुकेशन है, प्रैक्टिस है और एडवोकेसी है पीस साइकोलॉजी के अंदर जो निहित है। ठीक, तो लॉन्ग बिफोर देयर वाज ए फील्ड नोन एज पीस साइकोलॉजी, साइकोलॉजिस्ट वर कंसर्न्ड अबाउट वॉर्स एंड हाउ टू प्रिवेंट देम। तो साइकोलॉजिस्ट की जो चिंता थी कि वॉर को कैसे प्रिवेंट किया जाए, और तो वहाँ से इस पीस साइकोलॉजी की, पीस रिसर्च की शुरुआत होती है। तो परहैप्स द फर्स्ट पीस साइकोलॉजिस्ट वाज विलियम जेम्स, who in a speech at Stanford University in 1906, as we discussed earlier, coined the phrase the moral equivalent of war। ठीक, तो वॉर के एक्विवेलेंट एक मोरल हम स्थापित करें जिससे कि पीस न हो, जिससे कि शांति स्थापित हो समाज में, कॉन्फ्लिक्ट न हो, विवाद न हो, संघर्ष न हो। संघर्ष और विवाद क्यों होते हैं? जब हमारे हितों का टकराव होता है, जब हमारे नीड्स का टकराव होता है, जब हमारे अहंकार का टकराव होता है, ठीक, जब हमारे स्वार्थों का टकराव होता है, तभी संघर्ष और युद्ध होता है। ठीक है, तो पीस साइकोलॉजी इन सब को लेकर बात करता है, शुरुआत करता है। विलियम जेम्स ने इसकी शुरुआत की, इस कॉन्सेप्ट की बात की और एक फ्रेज दिया जिसका नाम था द मोरल एक्विवेलेंट ऑफ वॉर। ठीक है, all these studies which I am mentioning here, which I am quoting here, are based on proper research, are based on proper references। ठीक, ये सारी जो बातें हैं प्रॉपर रेफरेंसेस पर बेस्ड है। मैं अपने मन से अपने कोई थॉट को नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, सारे इसके लिंक आपको इसमें दिए हुए हैं। रिसर्च गेट है, britannica.com है, विकीपीडिया के सोर्सेस हैं, साइटेशंस हैं, उनसे ये सारी बातें ली हुई हैं। ठीक, नेक्स्ट में बढ़ें तो डिवीजन ऑफ पीस साइकोलॉजी, तो इसकी महत्ता को देखते हुए, पीस साइकोलॉजी के सब्जेक्ट की महत्ता को देखते हुए, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन एज वी नो इज ए वेरी पॉपुलर एंड वेरी इम्पैक्टफुल ऑर्गेनाइजेशन अमंग द सोशल एंड बिहेवियरल साइंटिस्ट। तो एपीए के 48 डिवीजन में उन्होंने a growing organization consisting of psychologists, students and professional affiliations from the diverse disciplines. The specific goals of peace division are, जो पीस डिवीजन है एपीए का डिवीजन 48 है। ठीक है, जो 1990 में स्थापित हुआ। ठीक, पीस डिवीजन का नाम उसको दिया गया। ठीक है, तो जो इसके स्पेसिफिक गोल्स हैं वो क्या है उसकी बात करें to encourage psychological research, education and training on issues concerning peace, non-violence, conflict resolution, reconciliation and causes, consequences and prevention of war and other forms of destructive conflict। जैसा कि हम देख रहे हैं करंट में रशिया और यूक्रेन का वॉर थम नहीं रहा। ठीक है, तो उसके पीछे क्या ऐसी साइकोलॉजी है, व्हाट द पीस साइकोलॉजी इज देयर बिहाइंड, जो ऐसा प्रभाव कर रही है, या उसके पीछे कारक है या उसका कॉज है जो युद्ध थम नहीं रहा। ठीक है, तो संघर्ष का टकराव, जब हितों का टकराव होता है तब कॉन्फ्लिक्ट होता है, तब युद्ध होता है। ठीक है, तो पीस साइकोलॉजी का पहला जो उद्देश्य है वो है ऐसे साइकोलॉजिकल रिसर्च को प्रमोट करना जो पीस से जुड़े हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट से जुड़े हैं, जो युद्ध से जुड़े हैं, जो उनके कंसिक्वेंसेस से जुड़े हैं, उनके परिणामों से जुड़े हैं, उनके ऊपर रिसर्च करता है पीस साइकोलॉजी। टू प्रोवाइड एन ऑर्गेनाइजेशन दैट फॉस्टर्स कम्युनिकेशन अमंग रिसर्चर, टीचर्स एंड प्रैक्टिशनर्स हु आर वर्किंग ऑन पीस इश्यूज। ठीक, तो उन रिसर्चर को, टीचर्स को और प्रैक्टिशनर्स को ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड कराना इस डिवीजन का काम है। डिवीजन ऑफ पीस साइकोलॉजी एपीए का जो 48 डिवीजन है वो करता है, क्या करता है, तो उन रिसर्चर्स और टीचर्स और उन प्रैक्टिशनर्स को
ऑर्गेनाइजेशन और उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है पीस साइकोलॉजी का डिवीजन। इसका दूसरा काम, पहला है रिसर्च करना इसमें, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन या उनको सेटअप प्रोवाइड कराना, ठीक, और तीसरा है टू अप्लाई द नॉलेज एंड द मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी इन द एडवांसमेंट ऑफ पीस, नॉन वायलेंस, वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में, संघर्ष के समाधान में, या पीस में, या नॉन वायलेंस के, इन सब के संबंध में उन साइकोलॉजिकल मेथड्स को अप्लाई करना, ये इस एपीए डिवीजन 48 डिवीजन ऑफ पीस साइकोलॉजी का थर्ड इनका गोल है मेजर। ठीक है, तो सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ पीस, कॉन्फ्लिक्ट एंड वायलेंस, पीस साइकोलॉजिकल डिवीजन 48 सोसाइटी ऑफ स्टडी ऑफ पीस है, conflict and violence. Peace psychology division works to promote peace in the world at large and within nations, communities, and families. It encourages psychological and multidisciplinary research, education, and training on issues concerning peace, non-violence, conflict resolution, reconciliation, and the causes, consequences, and prevention of violence and destructive conflict. The division fosters communication among researchers, teachers, and practitioners who are working on these issues and applying the knowledge and methods of psychology in the advancement of peace and prevention of violence and destructive conflict. The division seeks to make connection between all areas of psychological work and peace and welcomes participation from all areas of the discipline. A division जर्नल पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट जर्नल ऑफ पीस। ठीक है, तो इनका रिसर्च जर्नल भी है इन सारी चीज़ों को प्रमोट करने के लिए। जो रिसर्चेज होंगी वो कहीं छपेंगी ना, तो उसके लिए इस डिवीजन ने एक जर्नल भी लॉन्च किया हुआ। ठीक है, जो क्वार्टरली जर्नल है एपीए का, जिसका नाम है पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट, द जर्नल ऑफ पीस साइकोलॉजी। ठीक है, तो ये डिवीजन 48 की स्थापना की गई है पीस साइकोलॉजी को प्रमोट करने के लिए। अब बात करें वायलेंस और नॉन वायलेंस की, हिंसा और अहिंसा की। तो जो वायलेंस है, वायलेंस इज ए कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट। वायलेंस एक कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है, एक उलझा हुआ, एक बहुत ही गुत्थी जिसमें ऐसा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, उसमें साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं, सोशल हैं, बिहेवियरल है, बहुत सी चीज़ें। ठीक है, इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट कहा है। is often understood as the use or threat of force that can result in injury, harm, deprivation or even death। ठीक है, तो is often understood as the use of threat of force that can result in injury, harm, deprivation or even death। ठीक है, इट में भी फिजिकल, वर्बल और साइकोलॉजिकल। तो वायलेंस जो है ऐसा है यूज एंड थ्रेट ऑफ फोर्स दैट कैन रिजल्ट इन इंजरी, हार्म, डिप्राइवेशन, और ऐसा कोई भी थ्रेट है या फोर्स है जिसका यूज हो जो कोई इंजरी, हार्म या डिप्राइवेशन या इवन डेथ पैदा करे, तो उसको वायलेंस कहते हैं। वायलेंस साइकोलॉजिकल हो सकता है, ठीक है, फिजिकल हो सकता है, वर्बल हो सकता है। ऐसा मीन्स ऐसे कारक इधर देवर फिजिकल, वर्बल और साइकोलॉजिकल हों जो कि किसी इंजरी को, हार्म को, डिप्राइवेशन और डेथ को कॉज करते हो, उसको उसके कारण हो या उसको उसकी तरफ लीड करते हो, तो उसको वायलेंस कहते हैं। तो ऐसे मनोवैज्ञानिक, वर्बल और ऐसे भौतिक कारण, ऐसे फिजिकल कारक जो किसी भी इंजरी को, हार्म को या डिप्राइवेशन के कारण हो, ठीक है, उसको हिंसा कहते हैं। ठीक है, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO डिफाइंस वायलेंस एज intentional use of physical force or power, threatened or actual, against oneself, another person, or against a group or community that either results in or has a high likelihood of resulting in injury, death, psychological harm, maldevelopment or deprivation। ठीक है, तो ऐसा जैसे हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, किसी कम्युनिटी को हो, व्यक्तिगत हो, किसी को हम
थ्रेटन हो या एक्चुअल हार्म हो, साइकोलॉजिकल हो या फिजिकल हो, इसी उद्देश्य से इंटेंशनली किया हुआ हो, सो उद्देश्य किया गया हार्म, डैमेज, मानसिक, शारीरिक या भौतिक, उसका प्रकार वॉयलेंस कहलाता है। ठीक है, तो फॉर्म्स ऑफ वॉयलेंस कैन बी कैटेगराइज इन मैनी वेज। वन सच क्लासिफिकेशन इंक्लूड्स डायरेक्ट वॉयलेंस हो सकता है, इसका जो प्रकार है, स्ट्रक्चरल वॉयलेंस हो सकता है और कल्चरल वॉयलेंस हो सकता है। डायरेक्ट वॉयलेंस मतलब फिजिकल और बिहेवियरल वॉयलेंस सच एज वॉर, बुलिंग, डोमेस्टिक वॉयलेंस, एक्सक्लूजन और टॉर्चर। ठीक है, तो जो डायरेक्ट वॉयलेंस है, जो फिजिकल है, वॉर है, बुलिंग है, डोमेस्टिक वॉयलेंस है, ये सारी चीज़ें डायरेक्ट वॉयलेंस हो। इसमें फिजिकल हार्म प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है। स्ट्रक्चरल वॉयलेंस होता है पॉवर्टी और डिप्राइवेशन ऑफ बेसिक रिसोर्सेज एंड एक्सेस टू राइट्स। ठीक है, अगर कोई अधिकारी है, अगर कोई इंटेंशनली किसी को डिप्राइव कर रहा है, पॉवर्टी में धकेल रहा है, उसके राइट को छीन रहा है, तो उसको स्ट्रक्चरल वॉयलेंस कहते हैं। वी आर हम उसको बदलना चाह रहे हैं, हम उसको स्ट्रक्चर को डिप्राइव कर रहे हैं, उनको वंचित कर रहे हैं उन चीज़ों से, तो वो स्ट्रक्चरल वायलेंस कहलाता है। इंटिमिडेट एंड एब्यूज डिसेंटर्स एज वेल एज द पुअर, पावरलेस एंड मार्जिनलाइज्ड। ठीक है, तो पॉवर्टी को या ऐसी राइट्स को डिप्राइवेशन करना, ठीक है, तो वो भी एक स्ट्रक्चरल वायलेंस कहलाएगा। कल्चरल वायलेंस क्या है? डिवैल्यूइंग एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ पर्टिकुलर ह्यूमन आइडेंटिटीज एंड वेज ऑफ लाइफ। ठीक है, तो किसी के कल्चरल जो वैल्यूज हैं, उनके सिस्टम हैं, उनके तौर तरीके हैं जीवन जीने के, उसको हम डिस्ट्रक्ट करें, उसको बर्बाद करें, या कोई अथॉरिटी उसको बर्बाद करे, या ऐसी सोच या उसमें उसको प्रभावित करे, तो उसको कल्चरल वायलेंस कहेंगे। ठीक है, तो वायलेंस ऑफ सेक्सिज्म है, एथनोसेंट्रिज्म है, रेसिज्म है, कॉलोनियल आइडियोलॉजीज हैं। ठीक है, और अदर फॉर्म्स ऑफ मॉरल एक्सक्लूजन एंड रेशनलाइज एग्रेशन, डोमिनेशन, इनइक्वालिटी एंड ऑपरेशन, सारी चीज कल्चरल वायलेंस का हिस्सा हैं। ठीक, तो व्हाट इज नॉन वायलेंस? अब वायलेंस की बात की, हिंसा की बात की, तो नॉन वायलेंस की बात करें तो जहां नॉन वायलेंस टर्म की बात आती है, तो गांधी जी जो भारत के फिलोसोफर हैं, भारत के प्रभावशाली फिगर हैं, ठीक, तो उनका नाम जरूर आता है। हेनरी डेविड थोर्यू, लियो टॉलस्टॉय एंड मार्टिन लूथर किंग, जिन्होंने spoken and written extensively on the nature and implication of nonviolence as a political strategy, while many individuals have offered various ideas to explain the meaning of nonviolence. Gandhi's philosophy is probably the most recognized. ठीक है, तो नॉन वायलेंस की बात है, गांधी जी की फिलॉसफी आती है, उसमें गांधीज फिलॉसफी ऑफ नॉन वायलेंस की बात होती है। Gandhi employed 3 different principles to achieve political goals during his lifetime और इज रेस्ट ऑफ द लाइफ। उसने जीवन भर में जो अप्लाई किया गांधी जी ने, वो था सत्याग्रह, अहिंसा और तपस्या। ठीक है, तो यह नॉन वायलेंस की बात है। उनको इन्होंने पॉलिटिकल स्ट्रेटजी का नाम दिया है, और गांधी जी ने जो इसमें स्ट्रेटजी अपनाई, जो उनके जो मेन उनकी प्रिंसिपल्स थे, सिद्धांत थे, सत्याग्रह था, सत्याग्रह करना, ठीक, अहिंसा करना, हिंसा न करना कभी भी, और तपस्या, ये उनके मेन नॉन वायलेंस के प्रिंसिपल थे, टूल थे। ठीक है, तो नेक्स्ट में बात करें तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एट मैक्रो लेवल, मोटे स्तर पर संघर्ष समाधान क्या है, इसकी बात करते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट इज नेचुरल टू ह्यूमन नेचर, संघर्ष जो है वो नेचुरल है ह्यूमन नेचर में। ठीक है, जहाँ अहंकार होंगे, जहाँ मैं और तेरा का भाव होगा, वहाँ अंतर्द्वंद्व अवश्य होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर नेचुरल कहा है। हाउएवर कॉन्फ्लिक्ट यूजुअली ऑकर फ्रॉम द परस्यूट ऑफ divergent interest, goals and aspirations by individuals or group in a defined social or physical environment. Thus conflict is, ठीक है, तो डाइवर्जेंट जो इंटरेस्ट हैं, गोल्स हैं, एस्पायरेशंस हैं, उसके कारण
कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, ये ऐसा कह रहे हैं, ठीक है। दस कॉन्फ्लिक्ट इज प्रेजेंट when two or more parties perceive that their interests are incompatible, express hostile attitudes, or pursue their interest through actions that damage the other parties. Our contemporary world is experiencing varied dimensions of conflicts cutting across religious, tribal, national, racial, and social cultural inclinations. जैसा कि अभी मैंने डिस्कस किया, रशिया और यूक्रेन का जो वॉर है एक कॉन्फ्लिक्ट का उदाहरण है ताज़ा, कि कैसे दो देशों के हितों में जब टकराव होता है, ठीक है, इंटरेस्ट में टकराव होता है, तो संघर्ष पैदा होता है, ठीक है। तो कॉन्फ्लिक्ट कैसे पैदा होता है, सीधा सीधा उदाहरण है, उसका आप कारण देख लें। जैसे भारत का पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट है, तो इंटरेस्ट में टकराव होना किसी क्षेत्र को लेके, किसी बात को लेके, किसी आइडियोलॉजी को लेके, तो कॉन्फ्लिक्ट का कारण होता है, ठीक है। तो these macro dimensions of conflicts are open or external expressions of dissatisfaction of the aggrieved group, which is aimed at injuring other group or groups, or reducing, if not totally eliminating, the existing relationship between the group. Conflict that has degenerated to macro level becomes difficult and complex for the parties involved to personally resolve their differences alone without the aid of external assistance. When individual or group who had previously been latent over their grievances, oppressions, deprivation, injustice, etc., suddenly or gradually begin to express their feelings through their certain obnoxious behaviors in order to call for attention to their situation, which escalates to an entire group, ethnic, state, or even national and international macro conflicts has occurred. Macro level conflicts are expression of existing adversary relationship through aggressive behaviors as a result of unresolved incompatible interest in the social structure of the system or organization, ठीक है। तो causes of मैक्रो कॉन्फ्लिक्ट क्या होते हैं, उसके क्या कारण होते हैं, उसकी बात करें तो रिसोर्सेस को लेकर उसके जो कारक हैं उसकी बात करें तो दीज कॉन्फ्लिक्ट्स अराइजन व्हेन टू और मोर ग्रुप्स एस्पायर फॉर सेम scarce resources and where the aspiring parties demanding for these resources are more than the available scarce resources. तो उन रिसोर्सेस की अगर संबंध हितों में टकराव है तो उसके कारण भी कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, ठीक है। दो पार्टीज हैं किसी रिसोर्सेस, किसी साधन के या किसी ऐसे वैल्यूएबल बात के लिए, ठीक है, उसमें अगर संबंधों का टकराव है तो उसके कारण होता है। वैल्यू के लिए कह रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट्स में अराइजन ड्यू टू डिफरेंट इन द वैल्यूज ऑफ, अपने वैल्यूज को लेके हो सकता है, हमारे वैल्यू और किसी दूसरे ग्रुप के किसी अन्य पार्टी की वैल्यू जब मैच नहीं होते हैं तब भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है। Oppressive social order, certain social norms are oppressive in nature even though they have always been in existence, ठीक है, तो उसके कारण भी कॉन्फ्लिक्ट होता है। और मिसमैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन, एनी मिसमैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन कैन जनरेट फैटल कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन, ठीक है। तो इसका जो सीधा कारण है वो मीडिया के ऊपर जाता है, इंफॉर्मेशन को मिसमैनेज किया जाए, किसी देश से कोई पॉजिटिव सूचना आ रही है हम उसको नेगेटिव बना के प्रस्तुत करें, जैसे मीडिया में हम देखते हैं आजकल ये समस्या, तो उससे भी कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, ठीक है। और मैक्रो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट मॉडल जो थ्योरी है उसमें द बेसिक ह्यूमन नीड थ्योरी है, द मार्क्सिस्ट थ्योरी है, फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ वायलेंस मॉडल है,
एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव मॉडल है, ठीक है। तो बेसिक ह्यूमन नीड थ्योरी है, ह्यूमन बीइंग्स हैव यूनिवर्सल एंड नॉन नेगोशिएबल बेसिक नीड्स, दैट इज फूड, सेफ्टी, शेल्टर, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट, फ्रीडम एटसेट्रा, ठीक है। तो इसके कारण कॉन्फ्लिक्ट होता है, कह रहे हैं जो थ्योरीज है, जो मॉडल है, उनकी बात है, बेसिक ह्यूमन नीड है उसकी बात कर रहे हैं। मार्क्सिस्ट थ्योरी, मार्क्सिस्ट आर्ग्यूड दैट सोसाइटी इज स्ट्रक्चर्ड इन क्लासेस, क्लासेस के कारण होता है। कार्ल मार्क्स की जो सिद्धांत थे, जो भी सिद्धांत थ्योरी डेवलप होती है वो तात्कालिक समस्या या तात्कालिक किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो थ्योरी डेवलप हुई होती है, ठीक है। तो किसी किसी देश दूसरे देश की थ्योरी को अपने कंट्री के उसके परिप्रेक्ष्य में उसको समझना या यहाँ अप्लाई करना वो कभी कभी मूर्खता सिद्ध होता है, ठीक है। तो मार्क्सिस्ट जो थ्योरी है कार्ल मार्क्स के टाइम में, वहाँ पर वो क्लासेस की बहुत भारी समस्या थी, जिसके कारण बहुत ही वॉयलेंस के कारण काम थे, या स्लेवरी थी, दास्यता थी, बहुत सारी समस्याएं थी, और बहुत ज़्यादा जो गैप था, ह्यूमन को ह्यूमन की तरह ट्रीट न करने की जो स्थिति थी, उसके कारण ये सारी बातें पैदा हुई थी कार्ल मार्क्स की जो थी, ठीक है। तो जो यहाँ भारतीय परिप्रेक्ष्य में उसको देखना थोड़ा सा एक वो लगता है, ठीक है। तो मार्क्सिस्ट थ्योरी है और बेसिक ह्यूमन नीड थ्योरी है, और फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ वॉयलेंस मॉडल है, फेमिनिस्ट फोकस ऑन द वॉयलेंस अगेंस्ट वुमेन। तो ये कहते हैं कि फेमिनिस्ट लोग कि भाई फेमिनाइन रोल कम है समाज में, उनको कम दिया जा रहा है हिस्सा, है ना। तो ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट का कारण मानते हैं। और एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव है, वो वॉयलेंट कॉन्फ्लिक्ट में अराइज फ्रॉम द कंपटीशन फॉर लिमिटेड और इनइक्वेटेबली डिस्ट्रीब्यूटेड रिसोर्सेज, ठीक है। तो मैक्रो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड मैनेजमेंट, ठीक है। तो मैक्रो लेवल जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसका रेजोल्यूशन कैसे होगा, उसका मैनेजमेंट कैसे होगा, उसकी बात करें। Conflict at macro level has most often gone beyond the control of the conflicted parties, so even when they see the need for peace may require the presence and assistance of a third party to initiate the peace move. The third party usually provides the neutral ground that are safe enough for peace talk and unbiased opinion for conflicting parties to consider, and upon which their decision can be based. Conflict at macro level has most often gone beyond the control for the conflicting parties, so even when they see the need for peace, they require the presence and stand of the third party. तो जो कॉन्फ्लिक्ट और रेजोल्यूशन है उसका जो कारक हो सकता है या जो कारण है, वो कहते हैं थर्ड पार्टी का रोल हो। जिन दो लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है वो तो अपना समाधान कर नहीं सकते, तो ऐसी न्यूट्रल बॉडी हो या न्यूट्रल कोई ऐसा हो, कारक हो, मध्यस्थ हो, जो उसको रिजोल्यूट कर सके, तो उसको मीडिएट कर सके, उसकी बात यहाँ पर कर रहे हैं। उसका रेजोल्यूशन और उसका मैनेजमेंट कैसे होगा उसकी बात है, ठीक है। Warring and conflicting groups may want to enter into peace talks through representative bodies who are expected to, if possible, find lasting solution to the existing strifes. तो मैक्रो कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग स्टाइल जो है ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, एडीआर है, कोलेबोरेशन है, ठीक। इसको आप पढ़ें, इसको डिटेल में देखें, लिखा हुआ है यहाँ पर सारी। और नेगोशिएशन है, नेगोशिएशन से कैसे हो सकता है, कोलेबोरेशन से सारी चीज़ कैसे हो सकती है, कंसिलिएशन से कैसे हो सकता है, मीडिएशन से कैसे हो सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एट मैक्रो लेवल, आर्बिट्रेशन से कैसे हो सकता है, और एडजुडिकेशन से कैसे हो सकता है। ये सारी बातें मैक्रो कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग स्टाइल्स या उसके मैनेजमेंट स्टाइल से जुड़ी हुई हैं, ठीक। तो रोल ऑफ मीडिया इन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन क्या है, संघर्ष समाधान में जो मीडिया का रोल है उसमें पीस कॉन्फ्लिक्ट जर्नलिज्म की बात है, और यहाँ पर मैंने कोट की है डॉक्टर रंजन हेटारसी का एक मैंने यहाँ पर
टेबल कोट किया हुआ है जिन्होंने इसके ऊपर बात की है। मीडिया का कैसे रोल हो सकता है वॉयलेंस के रेजोल्यूशन में, और कैसे उनके आपस में जो इंटरकनेक्शन है वो कैसे है, किन बातों को लेके है। यहाँ पर मैंने उसको टेबल कोड किया, आप उसको देख सकते हैं। पीस, कॉन्फ्लिक्ट, जर्नलिज्म और वॉर, वॉयलेंस और जर्नलिज्म, ये कैसे जुड़ा हुआ, ठीक है। तो पीस कॉन्फ्लिक्ट ओरिएंटेड होने से क्या बातें हो सकती हैं, और वॉर वॉयलेंस ओरिएंटेड होने से क्या बातें हो सकती हैं, ये इसको टेबल के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। तो जो पीस जर्नलिज्म होगा वो होगा पीस ओरिएंटेड होगा, ट्रूथ ओरिएंटेड होगा, पीपल ओरिएंटेड होगा, और सोशल ओरिएंटेड, सॉल्यूशन ओरिएंटेड होगा, ठीक है। और जो वॉर जर्नलिज्म होगा वो क्या होगा, ठीक, प्रोपोगेंडा ओरिएंटेड होगा, विक्ट्री ओरिएंटेड होगा, ठीक, और वायलेंस ओरिएंटेड होगा। तो सारी बातें, तो रोल ऑफ मीडिया का क्या है इसके ऊपर है, ठीक है। तो ये तो आपका डिस्कस हमने कर लिया पैरा 2 पीस साइकोलॉजी के ऊपर। अब जो नेक्स्ट आपका पैरा है वो पैरा 3 है, वेलबींग एंड सेल्फ ग्रोथ के ऊपर होगा। टाइप्स ऑफ वेलबींग क्या है, हेडोनिक एंड यूडेमोनिक वेलबींग क्या होता है, कैरेक्टर स्ट्रेंथ क्या होता है, रिजिलियंस क्या, पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ क्या, ठीक है। तो सुख शांति और स्व स्ववृद्धि के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो वेलबींग एंड सेल्फ ग्रोथ के ऊपर बात करें नेक्स्ट। थैंक यू।